सामने आए हैं, तो ये ज़रूरी है कि पहले तो हम ये पहचाने के पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि जेफरी एप्स्टीन इतना अमीर कैसे बना। जेफरी एप्स्टीन की पूरी जो ट्रेल है, लाइन है, बैकग्राउंड है, वो क्या है, और उसके बाद जिस तरह से इस डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को अपने अपने पसंद से, अपने अपने मफादात के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड हर किसी मुल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसको ये कैसे आइडेंटिफाई करें कि वेदर इट इज़ द राइट और रॉन्ग, हकीकत क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा जो शिकार हुआ है सारे मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के तूफान में, वो सच है। सच छुप गया है, सच सामने नहीं आ रहा। हर कोई अपने मनपसंद विजुअल्स बना के एआई टूल्स से वो अपने दिखा रहा है कि ये तो इनके खिलाफ एप्स्टीन फाइल्स में तो ये भी है, एप्स्टीन फाइल्स में तो ये भी आया है कि एप्स्टीन जो है ना बम्बई के किसी बाजार में जो है फलां बंदे के साथ भी पैसे ले गए थे। मतलब इस तरह की ईमेल्स हैं, इस तरह के थाउजेंड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, तो अब उसको सच ढूंढना बहुत चैलेंजिंग है। तीसरी बात यह है जो हम अब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो ये है कि भाई आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वाले इस सिस्टम को ललकार रहे हैं, इस सिस्टम पे हंस रहे हैं, सिस्टम से बड़ा आप एक ताज्जुब हासिल कर रहे हैं कि आपके पास ऐसा कोई केस है जो आप फखरिया दिखा सकें कि आपके जुडिशल सिस्टम ने, आपके किसी मजबूत सिस्टम ने किसी बड़े इलीट मिलियनियर ट्रिलियनियर को इस तरह से मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है। ये तीन बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला आते हैं जेफरी एप्स्टीन का बैकग्राउंड, कि वो किस तरह से अमीर बना, कहां तक वो जाके इलीट एक्सेस, इलीट को उन्होंने हनी ट्रैप में कैप्चर किया, किस तरह से, रास्ता कौन सा था। जेफरी एप्स्टीन 1953 में न्यूयॉर्क ब्रुकलिन में पैदा हुए, और वो एक आम से घराने, और उनका वालिद कोई इतना अमीर, इतना कोई बड़ा रिच नहीं था। वो खुद भी 1970 में एक स्कूल में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, लेकिन उसने फिर आगे चल के अपने आप को इन्वेस्टमेंट बैंकर या प्राइवेट मनी मैनेजमेंट फिर्म खोली, और जिसमें उसने अपने आप को फाइनेंशियल एडवाइजर डिक्लेयर किया। और फाइनेंशियल एडवाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंकर या प्राइवेट मनी मैनेजमेंट फिर्म, वो ये काम करते हैं बड़े बड़े ममालिक में कि जिन इन्वेस्टर्स के पास कोई अच्छी खासी दौलत होती है, तो वो उनको ये बताते हैं कि आपकी दौलत कहाँ सही इन्वेस्ट होनी चाहिए। आपको ये ऑप्शंस हम बता रहे हैं, यहाँ हमारे क्रेडिबिलिटी पे आप ये दौलत यहाँ मतलब इस जगहों पे इन्वेस्ट करें। तो जेफरी एप्स्टीन ने ये काम 1970s के अर्ली में शुरू कर लिया था फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर। लेकिन इस तरह से फिर इनके पास बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और इनसे इनका जो है वो ताल्लुक जो है वो शुरू हो गया। तो असल जो कहानी थी, फिर इनके जो जिंदगी में बड़ी तब्दीली है, वो है लेस वैग्जनर के साथ मुलाकात और लेस वैग्जनर की दौलत का इनके हाथों में आना। अब इनके जो दोस्त है हेरोल्ड लेविन, जो उस टाइम लेस वैग्जनर जो बड़े एक बिजनेसमैन थे अमेरिका के, ओयो स्टेट के बड़े जो हैं वो बिजनेसमैन, वो जब इनकी मुलाकात करवाते हैं, इनके ही दोस्त और लेस वैग्जनर के फाइनेंशियल एडवाइजर हेरोल्ड लेविन। लेकिन हेरोल्ड लेविन उस टाइम भी लेक्स वैग्जनर को ये कहते हैं, आई स्मेल रेट, बिवेयर, खबरदार रहें, ये एक आई डोंट ट्रस्ट हिम। ये बाकायदा एक रिपोर्ट है कि आई डोंट ट्रस्ट हिम। लेकिन एप्स्टीन इतना शार्प था कि एक मुलाकात के बाद उसने ऐसा घेर लिया लेस वैग्जनर को कि वो जो जिसने इसको लगवाया था हेरोल्ड लेविन, उसको निकाल के लेस वैग्जनर ने जेफरी एप्स्टीन को अपना फाइनेंशियल एडवाइजर लगा लिया। और फिर कहानी इससे आगे शुरू होती है कि उसने अपने जो
पावर ऑफ अटारनीज है, मतलब अकाउंट्स पे अपना जो दस्तरस है लेस वैग्सनर ने जेफरी एप्स्टीन को दे दी। ये यहाँ से मिल्कियत अक्युमुलेट होना शुरू हुई। लेस वैग्सनर का बिजनेस संभालना, अपनी फाइनेंशियल एडवाइजरीज, फिल्म्स। लेकिन कमी भी इधर एक थी, दौलत तो थी लेकिन बड़े लोगों के साथ ताल्लुकात नहीं थे। कमी यही थी। ये कमी जब तब पूरी होती है जब उनका ताल्लुक 1990 के अर्ली में, तकरीबन लेट 80s में, रॉबर्ट मैक्सवेल जो कि एक बड़ा जू मीडिया टाइकॉन था उस टाइम का, उनसे इनका ताल्लुक बनता है। रॉबर्ट मैक्सवेल एक बड़ा मीडिया टाइकॉन और दुनिया के बड़े बड़े एलीट फिगर्स के साथ उनका ताल्लुक। फिर जेफरी एप्स्टीन गॉट एक्सेस टू द एलीट थ्रू द रॉबर्ट मैक्सवेल। दौलत उनके पास लैक्स वैग्सनर और उसके बाद एलीट एक्सेस इनके पास आई रॉबर्ट मैक्सवेल के थ्रू। ये वो ज़माना है जब इहुद अबराक जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर, प्रिंस एंड्रयू, उस टाइम के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, उस टाइम के बड़े बिजनेसमैन डोनाल्ड ट्रंप, उस टाइम के बड़े साइंटिस्ट स्टेफन हॉकिंग, उस टाइम के बड़े बड़े जो भी इलीट उस ज़माने की, बिल गेट्स, सॉफ्टवेयर जो है वो के मालिक कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी के, तो ये बड़ी इलीट एक्सेस जो मिली रॉबर्ट मैक्सवेल के थ्रू जेफरी एप्स्टीन को, इसने बहुत सही तरीके से उनकी अपनी इलीट के जो अपनी अपनी कमज़ोरियां हैं उनसे उन्होंने उन इलीट एक्सेस को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। और उस टाइम ही जो है वो उसने अपना ये काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जो रॉबर्ट मैक्सवेल की जो बेटी हैं ग्लैन मैक्सवेल, उनके साथ इनका जीएफ जितना, गर्लफ्रेंड जितना ताल्लुक बढ़ गया, और वो ग्लैन मैक्सवेल जेफरी एप्स्टीन के बाद इस केस में सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट फिगर हैं जो अभी जेल काट रही हैं। लेकिन ये 1991 में एक पुरस्कार मौत में रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत हो जाती है पुरस्कार तरीके से, और फिर आगे चल के जेफरी एप्स्टीन इस सारी एलीट के साथ जो काम शुरू करता है उसकी तो खबर उसी टाइम ही जो है वो मारिया फार्मर नामी लड़की 1996 में ही दाखिल करा दी थी। लेकिन उस टाइम क्योंकि उतना पावरफुल एक एलीट था, ऑफ कोर्स उस टाइम के सदर के खिलाफ अगर आप एफआईआर कटवाएंगे तो कौन आपको सीरियस लेकर कह रहा है आर यू रियली मैड। तो इसी तरह से फिर उस टाइम मारिया फार्मर की उस कंप्लेन को 1996 में इतना सीरियस नहीं लिया गया, और आगे चल के जेफरी एप्स्टीन तो फिर लिटिल सेंट जेम्स जो यूएस वर्जिन आइलैंड्स में वो अपना जजीरा खरीदता है, 76 एकड़ का ये जजीरा उस टाइम उसने तकरीबन 7.95 मिलियन में खरीदा। फिर तो सोने के सुहागे हो गए। फिर वो तो अपने एक प्राइवेट क्लब, एक आइसोलेटेड दुनिया में वो जो चाहे वो करने लगा, और वो लोलिता एक्सप्रेस बोइंग 727 जो दुनिया जहां के अमीरों को प्राइवेटली लाके उस लिटिल सेंट जेम आइलैंड पे उनको लाने का काम करती रही। वो दुनिया जहां के, आप उसका लॉग बुक सिर्फ देख लें तो उनके जो नाम आते हैं दुनिया के बड़े बड़े अमीरों के, उनका काम ही जो है वो बोइंग 727 लोलिता एक्सप्रेस का ये था कि आप प्राइवेटली उनको, ताकि बाकी जो सफ़र के जो वो हैं फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हटा के आप उनको डायरेक्टली उस प्राइवेटली उस जजीरे तक पहुंचा सकें। और वो जजीरा नहीं था, वो एक अलग दुनिया थी। वहाँ का सिक्योरिटी स्टाफ, वहाँ का कुक स्टाफ, वहाँ की जो क्लीनिंग स्टाफ, वहाँ से उनके एग्रीमेंट कराए जाते, आप जो बॉन्ड्स भरवाए जाते कि आपने अगर कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर लीक की तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से ये जो है वो दुनिया चलती रहती है। कोई मारिया फार्मर की कोई 1996 में कोई भी उसकी कंप्लेन को सीरियस नहीं लेता, लेकिन 2004 में फिर जो है वो मारा लागो
क्लब से जेफरी एप्स्टीन को निकाला जाता है ट्रंप की तरफ से, मतलब ट्रंप से उनकी लड़ाई होती है 2004-5 में। लेकिन 2005 में कहानी शुरू होती है। वो कहानी है मियामी बीच पुलिस स्टेशन पे एक 14 साला लड़की की माँ एक कंप्लेन दाखिल कराती है, और वो कंप्लेन जो है वहाँ के जो पुलिस ऑफिसर हैं माइकल राइटर माइकल राइटर या मिखाइल राइटर, हाउ यू प्रोनाउंस, वो पुलिस ऑफिसर के यहाँ एक कंप्लेन आती है जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ। वो वहाँ से ये मैं तकरीबन मार्च 2005 की बात है। मार्च 2005 में माइकल राइटर के पास एक एप्लीकेशन आती है पुलिस ऑफिस, और वो जो है अपनी पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। वो उस 14 साल लड़की से इंटरव्यू लेता है, वो उसको 2 और तक पहुंचाती है, फिर वो 2 उनसे जो है ना और से मिलाती है। 1 साल में माइकल राइटर ने तकरीबन 35 विक्टिम्स को रजिस्टर किया। ये मई 2006 में उसने ये रिपोर्ट बना के FBI को दे दी, और वो FBI में फिर आपको पता है इतना बड़ा अमीर जो नेटवर्क, एक इतना बड़ा अमीर जो है वो एलीट एक नेटवर्क, वो फिर कहाँ इस एप्लीकेशन को एंटरटेन करता है। लेकिन 2008 में फिर जो है वो FBI ने वो केस दोबारा खोला। लेकिन वो केस क्या खोला, वो केस ऐसा खोला, या तो देखें आप, सिर्फ 1 साल में वो माइकल राइटर एक 35 विक्टिम्स की लिस्ट FBI के हवाले करता है, और जुलाई 2006 में फिर FBI इस पे अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। 2008 में जाके वो फिर जेफरी एप्स्टीन के साथ, जो कि US के कानून की एक बदतरीन डील कहा जाता है इसको, नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट डील साइन करता है। ये 2008 की बात है। तकरीबन 2008 में इस नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट डील के तहत फिर तकरीबन 30 जून 2008 को प्ली बार्गेन के तहत जेफरी एप्स्टीन को एक काउंटी जेल, जिसको स्वीट हर्ट डील के तहत काउंटी जेल में रखा जाता है, और वो काउंटी जेल नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो अमीर ज़ादे की तरह सिर्फ 3 या 4 घंटे उस जेल में सोने जाता। 3 महीने की इस जेल में वो तकरीबन 12 घंटे बाहर काम कर सकता था, और इस तरह से फिर वो 13 महीने की जेल काट के, जिसमें वो तकरीबन कुल मिला के कोई 6 महीने की जेल बनती थी, क्योंकि उसमें वर्क रिलीज, वर्किंग आवर्स और इस तरह को, मतलब वो जेल नहीं थी, वो एक डील थी, जिस वो नॉन प्रोसिक्यूशन डील के तहत वो फिर तकरीबन ये 2009 जुलाई में वहाँ से रिलीज़ होता है। और इस डील साइन कराने में जो फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा थे, वो उनका हाथ था, जो कि इनके करीबी दोस्त थे, और वो खुद डोनाल्ड ट्रंप के भी करीबी दोस्तों में से, करीबी ताल्लुकात में से थे। और क्यों? क्योंकि वो फिर ट्रंप के फर्स्ट जो गवर्नमेंट थी उसमें वो फेडरल सेक्रेटरी ऑफ लेबर बना था, और फिर आगे चल के उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा जब जेफरी एप्स्टीन की मौत हुई, या फिर वो जब उन पे सारे ये चार्जेस आए नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट के। लेकिन वो फिर इतने हद तक वो एप्स्टीन की आप ताकत का अंदाज़ा लगाएं, जुलाई 2009 में वो जेल से निकलते हैं, लेकिन प्रिंस एंड्रयू के साथ उनकी कुर्बत फिर भी ख़त्म नहीं होती। वो न्यूयॉर्क के किसी पार्क में मिलते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और फिर इस तरह से फिर जब आप आगे जाके देखें तो 2011 में असल में फिर इनकी खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ शुरू होता है। और वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ जो है वो वर्जीनिया जॉफर, जो कि प्रिंस एंड्रयू और ग्लेन मैक्सवेल के खिलाफ चार्जेस दाखिल कराती हैं, और इस तरह से वो एक अलग 2011 के बाद। लेकिन पीछे जो कहानी वो है, जिस इस सारे केस में जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है, वो उस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो मियामी हेराल्ड के लिए काम करती हैं, जूली नाइफ ब्राउन। जूली के ब्राउन मियामी हेराल्ड की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं,
जो उस टाइम माइकल राइटर जिस तरह से ये इन्वेस्टिगेशन करता है मियामी बीच पुलिस क्लब से ये जब शुरू होती है, तो वहाँ से ये इस केस का पीछा करना शुरू करती हैं। और फिर उसमें तकरीबन मोर देन 30 या इवन 50 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ इंटरव्यूज़, ईमेल्स, ये सारा रिकॉर्ड जो है फिर जो है ये अपना जो है वो करते हैं। ये आगे चल के परवर्जन ऑफ जस्टिस के नाम से ये मियामी हेराल्ड में 2018 में ये अपनी रिपोर्ट्स शाया करती है। यहाँ से ये इस सारे मामले को जब एक्सपोज किया जाता है तो फिर मजबूरन फिर तकरीबन 2019 जुलाई में डायरेक्ट सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस लगा के जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार किया जाता है। और ये तकरीबन कोई एक महीने के अंदर 10 अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन की पुरस्रार मौत हो जाती है। और वो पुरस्रार मौत को सुसाइड डिक्लेयर किया जाता है। और वो सुसाइड कैसे था, उस टाइम उस रात जो सिक्योरिटी कैमराज वो भी नॉन फंक्शनल और जो स्टाफ वो भी गायब। वो लिस्ट जिसमें इनको एक हिसास कैदी के तौर पर रखा गया था, उस लिस्ट में से भी इनका नाम गायब। और एक मामूली सी बेडशीट के तहत इनको दिखाया गया कि इन्होंने सुसाइड की है। और फिर उसके बाद जेफरी एप्स्टीन के इस मौत को भी इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस टाइम रिपब्लिकन, हालांकि गवर्नमेंट ट्रंप की थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप जब जो है वो अपने 2021 और 2024 वाले इलेक्शंस में, 20 वाले इलेक्शंस में भी इन्हीं को ही रखता कि जेफरीन डिडंट किल हिमसेल्फ। ये एक स्लोगन बन गया था। क्यों? उन टाइम ये था कि ये जो डेमोक्रेट्स के जो बिल क्लिंटन और क्लिंटन्स फैमिली है उनके साथ इनके बड़े ताल्लुकात थे, तो वो उसकी वजह से इनको मारा गया। और इस मतलब स्लोगन को एक्सपायर्ड करते हुए, और ये ट्रंप ने वादा किया था कि मैं जैसे ही गवर्नमेंट में आऊँगा कि इन फाइल्स को मैं पब्लिक के सामने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को कहूँगा कि डीओजे को कहूँगा कि ये फाइल जो है वो सामने आए। अब अगर मेनली जो ट्रंप के साथ इनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो ट्रंप खुद अभी डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन बहुत सारे इनके जो 90s में फुटेजेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ईमेल्स हैं, वो कॉन्टैक्ट्स में हम बाद में आते हैं। लेकिन ये कहानी जब ट्रंप आ जाता है गवर्नमेंट में, लेकिन वो फाइल्स को कहता है कि नो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट नाउ, इट द डेमोक्रेटिक हॉक्स। वो फिर कहते हैं कि ये कोई इतने बड़े गवर्नमेंट को जो है वो वोटर्स की जो उनके साथ ज्यादती हुई है पब्लिक को, उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन ये मामला उसको गैर अहम बना देता है। लेकिन असल जो मसला शुरू होता है वो उन इलन मस्क की जो ट्वीट है जून 2005 में जो उन्होंने की थी कि जेफरी एप्स्टीन के फाइल इसलिए नहीं खोले जाते क्योंकि उसमें ट्रंप का अपना नाम है। यहाँ से ट्रंप पे प्रेशर पड़ता है। और फिर 18 नवंबर 2025 को फिर कांग्रेस जो है, यूएस कांग्रेस एक यूनानिमस करारदाद लाती है जिसमें दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक राजी होते हैं कि ये फाइल्स अब पब्लिक की जाए। और फिर 19 दिसंबर 2025 को ये फर्स्ट टाइम फाइल्स पब्लिक की जाती हैं। फिर लास्ट टाइम 31 दिसंबर को 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए हैं। ये है सारी कहानी जेफरी एप्स्टीन के सारे इस मामले की। इसमें नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट हो, मारिया जो फार्मर है उसकी 1996 में, उसमें उनकी जो है वो एप्लीकेशन को इतना सीरियस ना लेना हो, या इवन लिटिल सेंट जेम्स की खरीदारी उसमें स्टाफ, और फिर ग्रेट सेंट जेम्स जो दूसरी आइलैंड थी उसके साथ 165 एकड़ पे मुश्तमिल। एक तो उन्होंने 1998 में जो जजीरा खरीदा 76 एकड़ पे मुश्तमिल, दूसरा जजीरा जो है वो 165 एकड़ पे मुश्तमिल जिसकी मालियत तकरीबन 20 मिलियन थी, वो फिर 2016 में जेफरी एप्स्टीन ने खरीदा। तो ये सारा एक एलीट सिस्टम किस तरह से पूरे एक जो कानून है एक मुल्क का, जो लॉ है, उसको खरीद कर उसने रखा था, उसको कैप्चर करके रहता। अलेक्जेंडर अकोस्टा इवन फेडरल अटॉर्नी तक
प्रेसिडेंट तक, बिल क्लिंटन तक, बड़े बड़े नाम हैं जो उसमें जेफरी एप्स्टीन ने एक हनी ट्रैप बना के उनको रखा था। अब इसके पीछे जो कंस्पिरेसी थ्योरीज तो बहुत हैं। एक तो यह है कि रॉबर्ट मैक्सवेल के इनके ताल्लुक इसलिए थे कि एहुद बाराक जो इजरायली जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ इनके ताल्लुक ये थे कि एक ज्यू ट्रेप था, उसमें ये मुसाद से इनके ताल्लुकात हैं। ये एक पूरी कंस्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन अक्लमंद लोगों के लिए सिर्फ ये कहना है कि इतनी बड़ी दुनिया की इंटरनेशनल एजेंसी इतने बड़े फ्रेजाइल, जो कि एक अडिक्ट है, सेक्सुअल अडिक्ट के साथ अपना इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बनवाएगी? क्या इतनी बड़ी जो नेटवर्क है इनका, जो सारे अयाश नेटवर्क कैसे रख सकती है कोई दुनिया की बड़ी इंटेलिजेंस, कोई भी हो? तो ये एक यहाँ से ही टूट जाता है कि अब वो जिन लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं, ब्लैकमेलिंग का आंसर कम है, लेकिन वो इट सेल्फ अडिक्ट का आंसर ज़्यादा है इसमें। तो वो सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं इसमें। अच्छा, दूसरा आंसर ये था कि ये जो ईरान कंस्पिरेसी थ्योरी, दूसरी ये है कि जो ईरान और ये आपका जो मामला था, इस पे ट्रंप से हमला इसलिए करवाया गया था कि क्योंकि ईरान को इजराइल नाबूद करना चाहता है, तो इस वजह से ईरान का मामला जो है फिर उसमें आपका जो है वो यूएस से हमला इसलिए क्योंकि ट्रंप को ब्लेमेल किया जा रहा। तो ये सारी कंस्पिरेसी थ्योरी हैं, फॉल्स फैक्ट्स हैं। असल हकीकत यह है कि यूएस का पूरा डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कह दें या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह दें, वो एक शख्स के हाथों ट्रैप था। लेकिन आगे चल के उस जूली के ब्राउन जैसी सहाफ़ी और अभी भी यूएसए में मौजूद हैं, और इस तरह के बड़े आज भी मौजूद हैं लोग, जैसे माइकल राइटर जैसे लोग हैं जिन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन करके अब भी वहाँ स्पेस मौजूद है कि वो कहीं ना कहीं से सच सामने आ जाता है। वो भी इस एक उस मुआशरे का हुस्न है। अब जो दूसरा वो है मामला, वो है मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन, और इस सारे झूठ को अपने अब हर कोई अपने फ़ायदे में और मुखालफ के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसमें जो छुप गया है वो सच छुप गया है, क्योंकि इट इज़ द नाउ द एज ऑफ एआई। तो एआई के टाइम यह है, मतलब अब जब तक आपको एक्सेस नहीं है, जब तक आपको कोई डिक्लेयर्ड इंस्टीट्यूट से, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स है, सीएनएन है, वाशिंगटन पोस्ट है, या हेराल्ड है, या इस तरह के बड़े बड़े जो द गार्डियन है, इनसे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। सोशल मीडिया तो भरा हुआ है फेक न्यूज़, और हर कोई अपने उसमें अपना फ़ायदा देखने के लिए। लेकिन जो हकीकत है वो है यूएस सिस्टम ऑफ जस्टिस, यूएस सिस्टम का जिस पे बड़ा दावे किए जाते हैं वो एक्सपोज हुआ है। और दूसरी हकीकत यह है कि आप अगर अमीर हैं, आपके पास अगर दौलत है, तो आप किसी भी सिस्टम को कहीं पे भी किसी भी मुल्क में खरीद सकते हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो फेडरल अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा, वो आगे चल के डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी फॉर लेबर इन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। इस तरह के बड़े बड़े नाम, प्रिंस एंड्रयू, बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वो उनको एक हनी ट्रैप का एक बड़ा सिस्टम था जिसमें ये ट्रैप करता था। मैंने पीछे वो जिक्र नहीं किया कि 2016 में उसने दूसरी बड़ी आइलैंड खरीदी थी, तकरीबन उसी के साथ में जो है वो ग्रेट सैन जेम्स आइलैंड। वो पहले 1998 में उसने एक आइलैंड खरीदी, लिटिल सेंट जेम्स आइलैंड, फिर ग्रेट सेंट जेम्स आइलैंड। वो भी तकरीबन कोई अराउंड 165 एकड़ और तकरीबन 22 मिलियन में उसने वो ख़रीदी। तो वो आइलैंड ख़रीद के वहाँ पे प्राइवेट क्लब्स बना के एलीट का जो भी एक वो एक्सपोज हुआ है। आप अंदाज़ा करें इन ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे कितना गिरा हुआ सिस्टम है। एक जगह पर मैं इस बात पे हूँ कि ये जो अंडर एज सेक्सुअल ट्रैफिकिंग या इस तरह के जो इलीगल या इवन अनएथिकल इमोरल एक्टिविटीज़ पे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक अपने इन्वेस्टिगेशन शाया करके, आप एक तो उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन करके पब्लिक के सामने लाए भी सही, और जेफरी एप्स्टीन का अंजाम भी हुआ, और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल अभी अपनी सज़ा काट रही है। दूसरी साइड पे इस सारी चीज़ को वहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है जहाँ पे उनके उलमा
बड़े जो मजहबी जो रहनुमा हैं वो बड़े असेंबली में बैठ के सरेआम कहते हैं कि हम अंडर एज लड़कियों के साथ शादियां करेंगे, कोई कानून है तो हमें रोक के दिखाएं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि चलें वो किस तरह से इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब जहाँ पे एक सिस्टम है, हालांकि उस सिस्टम में जो लूप होल्स है वो एक्सपोज हुए हैं, उस पर नदामत भी है, यूएसए में गुस्सा भी है। ये यूएसए ही हो सकता है जिसमें इस तरह का बड़ा कानून फेयर इन्वेस्टिगेशन होके कम से कम एक केस जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंच तो सकता है, पहुंचा भी है। लेकिन एक जगह पर दूसरा सिस्टम है जो कि इस सिस्टम को बुरा वो कैसे कह सकता है कि जब वो इट्स सेल्फ उस सिस्टम का हिस्सा है, बल्कि उस सिस्टम को प्रिवेल करना चाहते हैं कि आप अंडर एज लड़कियों के साथ शादी जायज़ है और वो कर भी सकते हैं और वो सरेआम करेंगे भी। तो आई कांट रियल अंडरस्टैंड कि वो किस तरह से इसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इसको एक्सपोज कहते हैं या बुरा भला कहते हैं। और आपको क्या लगता है कि सब जो कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान या इवन जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, कोई एक केस ऐसा है जो कि इस तरह का मिसाल हो कि किसी एलीट को इस तरह मंतक के अंजाम तक जा पहुंचा हो, या इस तरह के किसी एलीट बड़े सिस्टम जिसको वो कैप्चर कहते हैं उसको बड़ा हमने मंतक के अंजाम तक पहुंचाया हो। पाकिस्तान में कसूर की ज़ैनब हो या खैरपुर की फातिमा फर्डो हों, या यहाँ पे इस तरह के बहुत ज़्यादा मुख्तारा माई का आप केस देख लें, आप डॉक्टर शाजिया का केस देख लें, आप बहुत इंडिया में भी इस तरह के जो एसिड तेज़ाब फेंकने के केसेस देख लें, और वहाँ पे जो सेक्सुअल हरासमेंट्स के इंस्टीट्यूशनल केसेस देख लें। किस तरह से उस सिस्टम को आप बुरा भला कह सकते हैं? कम से कम सिस्टम तो मौजूद है, एक एलीट वहाँ पे अंडर पनिशमेंट आ जाता है, उनका मंतकी अंजाम तो होता है। हाँ, लूप होल्स हैं, वो कवर हो सकते हैं। और तीसरी बात यह है जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, कि अभी जो इस डेटा एज ऑफ कंट्रोवर्सी कह दें, इसको एज ऑफ प्रोपेगेंडा कह दें, या एज ऑफ जो एक मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन की है, उसमें सच ही छुप जाता है। सबसे बड़ा जो शिकार है ना, वो सच है। सच आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अब हर कोई अपने मुखालफिन को टारगेट करने के लिए वो एप्स्टीन फाइल्स के विजुअल्स बना के सबको ब्लैकमेल कर रहा है। बिल गेट्स ने कल इस पे नदामत भी जाहिर की है, उसने कहा है कि इट वाज द वर्स्ट टाइम। मेलिंडा गेट्स का कहना था कि मैरिज टाइम, और बिल गेट्स ने कहा कि हम सिर्फ ट्रैवल तक, या शायद आगे चल के उन्होंने कहा कि हमने कोई इस तरह की हरकत नहीं की। वो अब डिस्क्लेमर, इवन बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन ने उस पर रजामंदी जाहिर की है कि ये हम उसमें जो इंट्रोगेशन है इस केस की उसमें शामिल होंगे। तो इतने बड़े सिस्टम्स में लोग जवाबदार होते हैं। यहाँ पे कौन सा सिस्टम है जो कि फेयर रिपोर्ट्स आई है? तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन, अपने सिस्टम को देख लें, आईना देख लें कि आपके अंदर कोई ऐसा सिस्टम बड़ा मौजूद है जो इतने बड़े एलीट को भी आप अंडर जो है वो ला आप जवाबदार ठहरा सकें, या इस तरह के। और फिर जो तीसरी जो एस्टेब्लिश बात है कि एलीट कैप्चर, एलीट करप्शन हर सिस्टम में मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।